डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट आज का ये जो एपिसोड है, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में और वहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय पर बजट से पहले जी साल 2026 का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उससे ठीक पहले बाजारों की नब्ज क्या कहती है, बाजार क्या कहते हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है एग्रीकल्चर के अंदर में, तो वो कैसे और कहां से मुमकिन होगी? क्या वो धुरी मंडी से तय होगी, किसान के खेत से निकलेगी, कहां से वो प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और संभावनाओं को जानने की हम कोशिश करेंगे। बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय जो सिनेरियोज हैं उसको हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि कब तक, क्या 2030 से पहले भी क्या ये टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं तो कैसे। मेरे साथ आज इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। मेरे साथ में रविंद्र मेहता जी इस समय पर मौजूद हैं। आप नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के फाउंडर मेंबर हैं, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर रितेश शर्मा जी हैं, आप डायरेक्टर हैं डीडीईएफ से, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और साथ ही अंकित माहेश्वरी जी हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेडर हैं, खास तौर के ऊपर पे ग्रेन्स में आप डील करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खास नब्ज आपके हाथ में है। आपसे हम चर्चा करेंगे और आपका स्वागत है अंकित जी, स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रविंदर जी, एक तरफ हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, दूसरी तरफ हम बैलेंस शीट के अंदर में ये भी देख रहे हैं कि एग्री जो इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी बदलाव आए हैं और वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके ड्राई फ्रूट्स के सेक्शन की ही, तो ड्राई फ्रूट ऐसा सेक्शन जिसके अंदर में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो लगातार इंक्रीज हुई है। अगर मैं बात करता हूं कैलिफोर्निया आलमंड्स की, पिस्ताशियो की या वॉलनट की, लगातार इनका जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट यूं कहें कि बिल, ठीक है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। क्या लगता है इसको नीचे लाने में क्या ऐसी योजनाएं इस बजट के अंदर में होनी चाहिए कि जो हमारी ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की जो डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर पे है, इसी तरीके से जैसे हमने चावल के अंदर में आत्मनिर्भर हुए और आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं में आज हम आत्मनिर्भर हुए, मक्का में हम आज आत्मनिर्भर हुए, ग्रेप्स के अंदर में आज हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, तो क्या ड्राई फ्रूट्स को लेकर के भारत यहाँ पर सशक्त नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पर इस बजट के अंदर में ध्यान देने की जरूरत? ड्राई फ्रूट एक कमोडिटी ऐसी है जो कि इंडिया ना चाहते हुए भी 16.5 से 17 लाख टन की कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। आज की डेट पे, आज अगर मैं डेटा लेके चलूँ, एस्टिमेटेड डेटा, तो करीब 15.25 लाख टन है, जिसकी वैल्यूएशन 75,000 करोड़ रुपए की है। ओके। और ये एवर ग्रोइंग है, क्योंकि एवर ग्रोइंग इसलिए है क्योंकि हमारी 65% यूथ जो है वो 35 साल या 40 साल का है और उसकी एस्पिरेशंस बहुत हैं लाइफ से। वो अच्छा खाना खाना चाहता है। अच्छा खाना हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे जो ग्रोइंग एरियाज हैं या तो वो सपोर्टिव नहीं रहे हैं या फिर उन चीज़ों का इंपोर्ट ही हमको करना पड़ता है। जैसे बादाम है, तो बादाम के लिए जो कंड्यूसिव वेदर चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें वो कैलिफोर्निया से या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। काजू जो कि 4-4.25 लाख टन की कमोडिटी है हिंदुस्तान के अंदर, वो नेट कंज्यूमर बन गया है। किसी ज़माने में काजू के हम नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे और उसका कारण ये है कि हमारी खुद की जो कंजम्पशन है वो बहुत हाई है। जब मैं कंजम्पशन हाई की बात करता हूँ तो
इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आज आप हमें कहा जाता है कि इंडिया के पास खाने के पैसे नहीं हैं, बट अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि काजू की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर इंडिया करता है। अच्छा। वो इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारी सरकारें उस काजू को, रॉ काजू को उगाने के लिए, आज रॉ काजू को उगाने के लिए हमारे लोग उस अथक प्रयास नहीं कर रहे। ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तक हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी है और यहाँ पे काजू को ऐसा कहा जाता है जहाँ कुछ नहीं उगता वहाँ काजू उगता है। अच्छा। लेकिन अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए तो करीब करीब 20 लाख टन कच्चा काजू जो हम इंपोर्ट करते हैं ईस्ट वेस्ट अफ्रीका से, वो पैसा हम सारा यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है। और उसका ही काजू जब हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो वो जो हम काजू आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसका कारण ये है कि कच्चा काजू हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। और अच्छा। हमारे पास हमारी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है इंटरनेशनल मार्केट की, वो हमें हर्ट कर रही हैं। ठीक है। आज इंडिया की प्रोडक्शन 5.5-6 लाख टन की है सिर्फ काजू की, और 20 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर वही हम उगा लें तो हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज यहाँ बच जाएगा। आपको लगता है कि कोस्टल एरिया ऐसा है जहाँ पर अगर कैश्यू प्रोडक्शन की तरफ अगर सरकार ध्यान दे इस बजट के अंदर में, तो वो जो आज हमारा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू के अंदर में कन्वर्ट हो सकता है 100%। जी। डॉक्टर साहब, चावल, हमने ये देखा कि भारत जो है इस समय पर चाइना को पछाड़ करके इस समय वर्ल्ड के अंदर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और साथ ही लार्जेस्ट आपका एक्सपोर्टर है। किस दृष्टिकोण से देखा जाए और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे और ग्रे एरियाज हैं जहां पर सरकार इस बजट के अंदर में अगर थोड़ा सा और ध्यान दे तो हम एग्रीकल्चर का जो टारगेट एक्सपोर्ट का है $100 अरब का, उसको 2030 से पहले ही अचीव करने में सक्षम हो जाए? बिल्कुल। देखिए, चावल में हम निश्चित रूप से प्रोड्यूसर अभी तक नंबर 2 थे, लेकिन अब चाइना को पछाड़कर नंबर 1 हो गए जी। और निर्यात में तो हमेशा भारत का डंका बजा है और हम पूरी दुनिया को भोजन उपलब्ध कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे इस तरह के चावल भी हैं जो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो न्यूट्रिटिव बहुत हैं, जो स्पेशल राइसेस हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा। जिसमें कई सारे चावलों को जीआई मिल चुका है। तो सरकार को चाहिए और सरकार प्रयास भी कर रही है कि उन चावलों को जिनकी वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि आप देखेंगे बासमती की वैल्यू ठीक है बहुत अच्छी मिलती है, नॉन बासमती की वैल्यू कंपैरेटिवली उतनी नहीं है। वॉल्यूम ज़्यादा जाता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूम में भी हम काफ़ी ज़्यादा हैं, बट रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो स्पेशल राइसेस हैं, इनको यदि हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें आयरन, जिसमें आप देखेंगे जिंक और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेपल फूड है राइस। ठीक है। और सब चाहते हैं कि हर कंट्री में, बल्कि हम अपने यहाँ भी और बाहर भी, ये चाहते हैं कि सभी को ऐसा भोजन मिले जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। ठीक है। तो अभी बहुत सारी वैरायटी इसी तरह की रिलीज की गई हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। और वो आगे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया को हम वो भेज सकते हैं और उससे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। तो कम वॉल्यूम के एक्सपोर्ट से मैक्सिमम आप एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। एक तो इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमको कि हम किस तरह से प्रोसेसिंग उसकी करें और ऐसी प्रोसेसिंग करें जो इंटरनेशनल लेवल की हो, मतलब वो एक्सेप्टेबल हो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो उसके लिए यदि हम गांव के या हम क्षेत्रीय स्तर पर एफपीओस के द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट्स उनको ये दे सकें, उनको वो ट्रेनिंग हम पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि उनको क्या बात का ध्यान रखना है उत्पादन करने में। क्योंकि उत्पादन में नंबर 1 है, नो डाउट, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात देखते हैं तो बहुत सारे देशों में हमारे पास बहुत बड़े चैलेंज आते हैं। ठीक है। इन पेस्टिसाइड रेजिड्यू के चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा, उसको किसानों तक इस बात को समझाना होगा, क्योंकि बासमती तो खास तौर से और ये जो स्पेशल राइस हैं ये इस तरह के हैं जो ईश्वर ने हमको एक वरदान के रूप में दिए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा खाद और पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सामान्य चावल की तरह यदि इसकी खेती करते हैं, जो जानकारी के अभाव में ऐसा कई जगह होता है,
तब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे तो आप समझिए उसमें इंसेक्ट डिजीज़ ज़्यादा आएंगे और फिर हमको केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। तो यदि इसका हम इंटीग्रेटेड तरीके से फार्मिंग करें और ये एक एक्सटेंशन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करें तो निश्चित रूप से चावल से बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, जो हमारा एक सपना है कि हम अपने एक्सपोर्ट को 2030 तक एक लेवल तक पहुंचाएं, उसको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं यस, वो उसकी एक खास ट्रेनिंग जो है वो फार्मर्स लेवल के ऊपर पे पहुंचनी चाहिए, राइट, ताकि उनको ये पता चले कि इंटरनेशनल मार्केट के बीच के अंदर में किस तरह के स्टैंडर्ड्स इस समय पर एप्लीकेबल हैं और उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आपका प्रोड्यूस भी होना चाहिए। बिल्कुल। और खास तौर से वो राइसेस जो लोगों के पास है लेकिन उनको नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, जी, उनको हमें और ज्यादा ब्रांडिंग करने की, उनको और ज्यादा दुनिया तक परोसने की आवश्यकता है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। important। अंकित, चूंकि आप इंटरनेशनल मार्केट को इस समय पर देख रहे हैं, बड़े नज़दीक से क्लोजली देख रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उसको अगर हम देखें तो उसको देखते हुए आपको क्या प्रोस्पेक्ट इस समय पर दिखाई दे रहे हैं? और भारत की अगर हम बात करें तो भारत चूंकि लगातार एक्सपोर्ट ग्रेन्स का बढ़ रहा है और अगर मैं पिछले 2 साल कहूं उसमें चावल भी बैन रहा, उसमें वीट भी बैन रहा, तो इसका एक नुकसान जरूर देखने को मिला, चूंकि आपको फूड सिक्योरिटी यहाँ देश के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करनी थी, वो चाहिए थी और गवर्नमेंट ने उस समय पर वो स्टेप उठाए। इस समय पर अगर इंटरनेशनल सिनेरियोज को देखा जाए तो इंटरनेशनल सिनेरियोज को देखते हुए आपको एग्रीकल्चर के अंदर में भारत के कदम किस दिशा की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और 2026 के अंदर में जो अभी बजट प्रस्तुत होने जा रहा है 1 फरवरी को, उससे आपको कितनी उम्मीद? आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड जैसे कि मैं बात करूं इस टाइम पे वीट की, तो वीट इंडिया में इस साल 2025 में 117 से 118 मिलियन टन का प्रोडक्शन रहा है। अगर मैं उसको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कंपैरिजन करूं तो 3.5 टन पर हेक्टर पे इंडिया का वीट प्रोडक्शन रहा है, बट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड यूरोपियन नेशंस। चाइना का प्रोडक्टिविटी वीट का है 5.8 टन पर हेक्टर और यूरोपियन नेशंस का है 6 टन पर हेक्टर पे। तो उस कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इंडिया अभी बहुत पीछे है। रही बात ग्लोबल लेवल पे, इस वक्त जनवरी 2026 यूएसडीए का डेटा कहता है कि वीट ग्लोबली सरप्लस 278 मिलियन टन्स है। तो इंडिया का जो रोल अब प्ले होने वाला है, जैसे 2025 में बहुत बार बीच में न्यूज़ आ रही थी, आर्टिकल्स आ रहे थे, रूमर्स थे मार्केट में एंड ग्लोबल पैनिक भी था कि व्हाट रोल विल इंडिया प्ले इफ इंडियन वीट विल कम इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। तो उस सब्जेक्ट पे मैं बात करूं आपसे, तो सिर्फ एक प्राइस पॉइंट अकेला मैटर नहीं करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रशिया इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट है, उसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो है 11.5 से 13%। अच्छा, जहां पे हम ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन करते हैं वो है 12 से 13% पे और कनाडा है 13 से 14% प्रोटीन कंटेंट पे। वहीं पे इंडिया का इस टाइम पे आ रहा है 10.5 से 11.5%। अच्छा, ये रही प्रोटीन कंटेंट की बात। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर इंडिया में कोई भी हीट वेव आती है तो उससे हमने 2022-23 में देखा था कि 4 से 6 मिलियन टन वाइप आउट हो जाता है मार्केट से। तो ग्लोबल मार्केट में अगर इंडिया को वीट में अपना कदम बढ़ाने हैं तो उनको सिर्फ प्राइस पॉइंट पे फोकस ना करते हुए क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा एंड उनको ट्रेसेबिलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा कि फार्म टू पोर्ट्स वहां तक के सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तभी एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे हम लोग ग्लोबल मार्केट में कि हमारा वीट ग्लोबली एस्टैब्लिश हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे मुझे लगता है कि ट्रेसेबिलिटी के ऊपर पे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और जल्द ही ये रूप लेता हुआ भी दिखाई देगा। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं। चर्चा जारी है। इस बजट में निश्चित तौर के ऊपर पे खास होने वाला है किसानों के लिए, गांव के लिए और साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे नए कानून जल्द यहां पर आपको देश के अंदर दिखाई दें
जो बीज से रिलेटेड होंगे, जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड होंगे, जो नकेल कसेंगे नकली बीज पर, नकली पेस्टिसाइड पर। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश। आ रहा है देश की अर्थव्यवस्था का महाबजट। हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। किसानों के लिए कितना खास होगा बजट 2026? बीज, खाद, सिंचाई और तकनीक, बजट में क्या बदलेगा? एमएसपी, सब्सिडी और योजनाएं, बजट का पूरा हिसाब, बजट की बड़ी घोषणाएं। देखिए बजट से जुड़ी हर बड़ी बात। यूनियन बजट 2026 1 फरवरी सुबह 9 बजे से सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। मेहता जी, इस समय पर जैसा कि अभी अंकित जी ने एक एड्रेस किया कि न्यूट्रिशन की तरफ पे ध्यान, चूंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर पे प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, लाल किला की प्राचीर से पेस्टिसाइड के जो यूसेज हैं उसको कम करने की बात की, ताकि इंटरनेशनल जो मार्केट के बीच में हमारे जो प्रोड्यूस हैं वो मैच हो पाएं और उनको एक अलग से तरजीह भी मिले। दूसरा, न्यूट्रिशन वैल्यूज की आपने बात की कि ड्राई फ्रूट्स, हमारी जो यंग जनरेशन है वो न्यूट्रिशन की तरफ इस समय पर जा रही है और हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। तो हेल्थ कॉन्शियस के बीच में ड्राई फ्रूट्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने ये देखा है कि जब भी आपको शारीरिक ताकत चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिशन के ऊपर पे अनेक जगहों के ऊपर पे सरकार जोर भी दे रही है। ऐसा क्या होना चाहिए इस बजट के दौरान? देखिए क्या है कि कोविड अनफॉर्चुनेटली रहा और दैट बिकेम अ गेम चेंजर फॉर ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री। लोगों को रियलाइज हुआ कि मेरे लिए आज जीना बहुत जरूरी है जी। इसलिए वो प्रोटीन हाँ। और विटामिन की तरफ बढ़े कि मैं किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकूं। और ड्राई फ्रूट आज मैं नहीं कह रहा कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सवाल है कि हर नट का एक अपना अपना हर फूड का एक अपना अपना रोल होता है बॉडी के अंदर, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉलनट जैसे है, वॉलनट के ऊपर आज 100% ड्यूटी है, तो मैं बजट में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि उस सरकार उसको रैशनलाइज करेगी, या तो जीरो कर देनी चाहिए, मेरी तो मांग ये है, लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो वो परसेंटेज से हटा के उसको वैल्यू एडेड में कर दें। इससे कम से कम जो बाहर की चोरियां हो रही हैं वो बच जाएंगी और कॉस्ट कम आ जाएगी। जब कॉस्ट कम आ जाएगी तो मैं पौष्टिक भारत की तरफ देखता हूं कि मेरी सेहतमंद भारत कैसे होगा। आज 2047 का मेरा टारगेट बिना सेहत के नहीं बन सकता, बिल्कुल। और उसके लिए मुझे न्यूट्रिशनल फूड चाहिए विच इज अफोर्डेबल। और अफोर्डेबिलिटी के अंदर आज मेरी जो ड्यूटीज हैं, जैसे सरकार ने पहला कदम रखा है जीएसटी को 12% से 5% करके, अब जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको कम करें। थर्ड फेज के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन है उसको साथ देना है। जैसे मैंने आपको बताया, खजूर जो है हम करीब 3.5-4 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन राजस्थान और कच्छ की बेल्ट के अंदर खजूर अगर उगना शुरू हो जाए तो आप सोचिए कि हम कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा देंगे। इसी तरीके से आज अब 1 लाख टन की हमारी कंजम्पशन हो गई है वॉलनट की। वो कंजम्पशन उसको अगर हम उगाएं अच्छे तरीके से कश्मीर के अंदर, तो पॉलिटिकली कश्मीर सेटल हो जाएगा, वहाँ का यूथ वापस अपने बिजनेस के अंदर चला जाएगा और मैं फॉरेन एक्सचेंज बचाऊंगा जो आज चिली और कैलिफोर्निया से आ रहा है। इसी तरीके से अगर किशमिश जो कि इंडिया में उगती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंगूर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज किशमिश जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वील बी एबल टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। उसके लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज किया जाए। तो आज ड्राई फ्रूट्स की जो कंसिडरेशन है वो अभी लग्जरी फूड में है, उसको हटा के उसको मासिस में डालना है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे डॉक्टर साहब आपने सुना मेहता जी को, तो वो जो हमारे पास में एक्सपेंडिचर है उसको हम सेव ही नहीं करेंगे बल्कि रेवेन्यू सोर्स भी यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। तो क्या लगता है कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी तरफ वाकई में इस बजट के अंदर में निर्मला सीतारमण जी से ये उम्मीदें? देखिए, आज 2026 में आप देखें मेरा भारत बदल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखिए, पीडीएस सिस्टम में पहले हमारी सरकार का सबका ये प्रयास रहता था कि हमारे यहाँ कोई भूखा ना रहे। हर व्यक्ति को भोजन मिले, चाहे वो पीडीएस सिस्टम से मिले, चाहे वो जिस तरीके से भी मिले।
आज वो सिनेरियो नहीं है। ठीक है। आज सिनेरियो ये है, आज गवर्नमेंट की प्राथमिकता ये है कि मेरे देश के हर नागरिक को पोषक भोजन मिले, बिल्कुल न्यूट्रिटिव मिले। बिल्कुल। उसके लिए पीडीएस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आज हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात नहीं करते, आज हम उसको करके दिखा रहे हैं। आज आप कोई भी क्रॉप ले लीजिए, राइस से तो मैं जुड़ा हूँ, कम से कम 25-30 वैरायटी अभी पिछले 3 साल के अंदर ऐसी रिलीज हुई है जिसमें आप देखेंगे आयरन कंटेंट और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यदि मैं बजट की दृष्टि से बात करूं तो किसान की समृद्धि से ही भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि। यदि किसान को इनकम ठीक होगी, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दीजिए, वो चुनिंदा, बिल्कुल बाकी देखेंगे, तभी वो बाजार में जाता है, तभी बाजार से सामान खरीदता है, शादी में ज्यादा खर्च करता है, तभी आप देखेंगे उस क्षेत्र का व्यापार बढ़ता है और उससे ही पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो जो इस अर्थव्यवस्था में भारत की में मूल है वो किसान। बिल्कुल। और इस बजट से इसीलिए हमें लगता भी है, पिछले कुछ बजट में ये सिद्ध भी हुआ है कि किस तरह से किसानों के लिए, कृषि के लिए बजट में काफी संख्या बढ़ाई गई है, काफी पैसा उसमें ज्यादा दिया गया है और आगे भी ये निश्चित रूप से होता रहेगा। लेकिन पोषक के साथ साथ हमें वैल्यू एडिशन, हमें प्रोसेस्ड फूड, हमें अब जो वर्ल्ड के जो चेंज हो रहे हैं, हम लोगों का ह्यूमन नेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमन फूड चेंज हो रहा है, वो जो चाहता है उस तरह के फूड भी यदि वो गांव के अंदर ही बनने लगेंगे, वो यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट वहीं बनने लगेंगी, तो उससे सभी की समृद्धि होगी, व्यापारी की भी होगी, किसान की। बात कर रहे हैं अंकित, आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। क्या लगता है, क्योंकि आप तो ग्रेन्स के बीच में मेजरली डील कर रहे हैं, अब फोर्टिफाइड ग्रेन भी आने लगे हैं और उसके ऊपर पे सरकार का तवज्जो है कि न्यूट्रिशन वैल्यूज, जैसा कि अभी पहले भी आप बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन की आपने बात की, तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि उस बदलाव से जो भारत का जो अन्न है वो विश्व के अंदर में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पे वैसे तो है ही है, और ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ये होगा और अच्छा रेवेन्यू जनरेट। फोर्टिफाइड की और न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो ग्लोबली हम लोग देखते हैं और हम सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, जैसे हम अफ्रीका रीजन डिवाइड करते हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डिवाइड करते हैं या यूरोपियन नेशंस हो गए, यूएस हो गया, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। तो जो फोर्टिफाइड कैटेगरी या हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिविटी हो नहीं सकती। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे विद इन इंडिया भी अभी 30 इंडियन वुमेन एंड इंडियन चिल्ड्रन आर जिंक एंड आयरन डेफिसिट बाय 38% एंड 31%। तो उसके लिए अगर हम इंडिया की भी जो परचेजिंग पैरिटी देख रहे हैं, परचेजिंग पावर देख रहे हैं अर्बन सिटीज में, वो शिफ्ट हो रही है ब्रांडेड आटा की तरफ, पैकेजिंग आटा जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ, rather than लूज की तरफ। लूज का भी मार्केट अपना है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में, सो पीपल आर रेडी टू स्पेंड। अगर उन्हें ट्रेसेबिलिटी, जैसे मैंने पिछले अपने जवाब में कहा था कि अगर उन्हें ये चीज को ट्रेस कर सके कि इसकी वैल्यू हाई है, इसका न्यूट्रिशन हाई है, तो दे आर ओके टू पे प्रीमियम प्राइसेस। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक अमाउंट में बोलूँ तो जहाँ पीडीएस व्हीट मिलता है 22 से 24 रुपए किलो पे, वही ब्रांडेड आटा मिलता है करीबन 30 से 40 रुपए किलो पे। एंड लोग तैयार है खरीदने के लिए उस चीज को, बट वो चीज प्रोवाइड और वॉल्यूम्स पे की जाए और उसको इजीली करे। अब इसमें होगा क्या, जब लोग और कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं तो जो मिलर्स है वो लोग भी सेंसिटिव हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग पैडी और एट द टाइम ऑफ बाइंग व्हीट। सेम चीज मैं एक और इस बात पे रखना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट, जैसे अभी हम व्हीट पे बात कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड रेट है 2500 रुपए अप्रोक्सीमेटली पर क्विंटल। तो उसमें वो कोई भी ग्रेड स्पेसिफिक नहीं है कि कितना प्रोटीन है, कितना उसमें बाकी चीज ग्लूटेन कंटेंट है। यही चीज अगर गवर्नमेंट इस चीज को ग्रेड वाइज कर दे तो उसका प्रीमियम गवर्नमेंट को भी ज्यादा मिलेगा और वो हेल्प करेगा एक्सपोर्टर्स को दुनिया में पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर के ऊपर पे ये just want to add one thing on the protein sector, sir.
कि इंडिया इज लार्जली अ वेजिटेरियन सोसाइटी और उसके पास प्रोटीन का के लिए, जैसे आपने जो पहला सवाल किया कि सब्स्टिट्यूट, तो सोर्स जो है वो नट्स एक ऐसा सोर्स है जो कि प्रोटीन को सब्स्टिट्यूट करता है, नहीं तो हमें सिर्फ हमेशा पनीर या दूध दही ही खाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो वेजिटेरियन सोसाइटी के लिए इट इज अनदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। और यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इस खास चर्चा के अंदर में जो शामिल हुए। चूंकि ये बजट कुछ खास रहने वाला है, निश्चित तौर के ऊपर पे किसान का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो तालुका का विकास होगा, और तालुका का विकास होगा तो शहर आगे बढ़ेगा, और शहर जब आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये वाला जो बजट है गांव का बजट होने वाला है और साथ ही साथ किसान का बजट होने वाला है। काफी ढेर सारी योजनाएं इस बजट के अंदर में किसानों को लेकर के हो सकती हैं, काफी अच्छी बेहतरीन घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक देश की धुरी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।